चलिए बेटा, आज हम पढ़ते हैं अनुस्वार और अनुनासिका। अनुनासिका और अनुस्वार होते क्या है। देखिए बेटा, पहले हमें समझना है इसको। आपने दो चिन्ह देखे होंगे, एक ये चंद्र बिंदु और एक ये बिंदु, और एक आपने देखा होगा ऐसे। ये तीन चिन्ह हमने देखे हैं। लेकिन बेटा, जैसा कि जहां तक मैं समझती हूँ और जानती हूँ कि हमें पता तो है कि ये चंद्र बिंदु है, इसको बिंदु बोलते हैं, और इसको बोलते हैं आगत ध्वनि, जो अंग्रेजी भाषा से आई है। ठीक है, लेकिन आज तक हमें कंफ्यूजन रही है कि कहाँ पर चंद्र बिंदु का प्रयोग करें, कहाँ पर बिंदु का प्रयोग करें। तो बेटा, इसको समझने के लिए पहले आपको क्या जानना होगा, अनुनासिका और अनुस्वार के बारे में जानना होगा कि अनुनासिका और अनुस्वार होते क्या है। ठीक है बेटा, तो उसके लिए आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर देखिए, अनुनासिका और अनुस्वार है क्या, ये कहाँ से आए। देखो बेटा, जो हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ, जिसको जननी कहा गया, संस्कृत को कहा गया है। तो जो संस्कृत भाषा है हमारी, उस संस्कृत भाषा ने क्या किया, जो संस्कृत भाषा है हमारी, इस संस्कृत भाषा से हिंदी को क्या मिले, 11 स्वर मिले। और स्वरों का उच्चारण कैसे किया जाता है, स्वतंत्र रूप से किया जाता है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जो मुख से जो वायु निकलती है वो बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से निकलती है। ठीक है बेटा, ये 11 हमारे होते हैं। लेकिन जैसे आपको पता है कि जब हम कोई साधारण ले कि कोई व्यक्ति कोई चर्चा करता है या कोई बात करता है या किसी विषय पर हम कुछ कहते हैं, तो जो उस विषय पर जो हमने बात कही, उस बात को कहते कहते जब दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, कहीं ना कहीं आप समझते हो बहुत अच्छे से कि उसमें परिवर्तन हो ही जाता है। चाहे बात एज इट इज कही गई हो, लेकिन शब्दों में परिवर्तन जरूर हो जाता है। तो उसी प्रकार क्या हुआ कि जो संस्कृत से हमें जो 11 स्वर मिले, जब इनका प्रयोग हिंदी भाषा में किया गया तो इनका प्रयोग करते करते स्वतंत्र रूप से तो किया ही गया स्वर के रूप में, ठीक है, और मुख से उच्चारित किए गए। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इनका एक नया रूप परिवर्तन होकर एक नया रूप सामने आया कि इन स्वरों को मुख के साथ साथ हल्का सा नाक के माध्यम से भी बोला जाने लगा। अर्थात इनको जब उच्चारण करते तो ध्वनि मुख के साथ साथ थोड़ी सी नाक से भी आने लगी। ठीक है, तो और उनको कहा गया अनुनासिका। तो स्वर हमारे कौन से हैं, 11 स्वर है। अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, ये हमारे 11 स्वर है। देखो बेटा, जब संस्कृत ने स्वर दिए, समझना बेटा मेरी बात को, संस्कृत ने जब ये स्वर दिए तो स्वतंत्र रूप से हिंदी में बोले जा रहे हैं, तो स्वर ही कहे जाएंगे हिंदी में भी। लेकिन इनको बोलते बोलते थोड़ा सा इनमें परिवर्तन हो गया, और परिवर्तन होकर नए स्वरों का जन्म हुआ, जिनको कहा गया अनुनासिका। और जैसे मैंने कहा, इनका उच्चारण मुख के द्वारा, केवल उनका क्या होने लगा, इनका उच्चारण किसके द्वारा, मुख के द्वारा, मुख से उच्चारण हुआ। लेकिन जो नए स्वरों का जन्म हुआ, 11 का ही जन्म हुआ, मुख के साथ साथ हल्के से नाक से बोले जाने लगे। तो इनको जैसे इन स्वरों के भी क्या दिए गए हैं, चिन्ह दिए गए हैं। ठीक है, तो इनको भी कोई ना कोई चिन्ह दिया गया। इनको क्या चिन्ह दिया गया, ये चंद्र बिंदु। क्या दिया गया, ये चंद्र बिंदु। अभी समझना मेरी बात को, मैं यहां लगा देती हूँ अभी इसको। अब इसको मैं आगे वीडियो में आपको शेयर करूंगी, अच्छे से समझाऊंगी कि अभी मैं सिर्फ बता रही हूं आपको ये लगाकर कि वास्तव में क्या है ये। अब ये बन गए आपके अनुनासिका। ये क्या बन गए आपके अनुनासिका। इनका उच्चारण कैसे हो रहा है, मुख के साथ साथ, मुख के साथ साथ नाक से भी। तो सबसे पहली बात तो हमने ये जानी कि हिंदी में ही, हिंदी भाषा में ही अनुनासिका का जन्म हुआ। और अनुनासिका जो हमारे वर्ण है, ये अनुनासिका जो स्वर है हमारे, ये क्या है, आपके स्वर है। क्या है ये, स्वर है, क्योंकि स्वरों से इसका जन्म हुआ है। ये भी एक प्रकार के स्वर है जिनका उच्चारण मुख के साथ साथ हल्का सा नाक से भी होता है। लेकिन अब आपको समझना है तो प्रयोग कैसे होता है। देखिए बेटा, ये जो हमारा अनुनासिका है, जिसका उच्चारण मुख के साथ साथ नाक से भी हो रहा है, इनको लिखने के लिए क्या किया गया, जैसे मैंने बताया
दो चिन्हों का प्रयोग किया गया, चंद्र बिंदु और बिंदु, दोनों चिन्हों का। अब दोनों चिन्हों का कैसे, एक परिस्थिति में इसको प्रयोग किया गया सामान्य परिस्थिति में, लेकिन एक विशेष परिस्थिति में बिंदु का प्रयोग किया गया, किसके स्थान पर, चंद्र बिंदु के स्थान पर। अगर आप मूल रूप से देखोगे, जहां अनुनासिका अर्थात जो स्वर मुख के साथ साथ नाक से बोले जा रहे हैं, वहां पर चंद्र बिंदु लगे तो आप समझ ही जाओगे कि वो अनुनासिका है। लेकिन कहीं कहीं पर क्या होगा कि चंद्र बिंदु का रूप परिवर्तित कर दिया जाएगा, बिंदु लगा दी जाएगी, लेकिन उसका उच्चारण कैसे होगा, अनुनासिका की तरह ही होगा, मुख के साथ साथ नाक से होगा। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण मुख के साथ साथ नाक से भी होता है, तो वहां पर लगा देते हैं हम बिंदु। लेकिन किन स्थितियों में ऐसा होता है बेटा, और क्यों होता है? देखिए, जब कोई भी शब्द हमने लिए लिखा, उस शब्द को लिखते समय, जैसे मैंने लिखा हंस, हाँ देखो हाँ स, थोड़ा सा नाक से उच्चारण हो गया, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि इसमें क्या है, अस्वर मिला हुआ है, और ऊपर क्या हो गया आपका, थोड़ा नाक से बोला गया तो क्या हुआ, चंद्र बिंदु लगा दिया, ठीक है। तो जिन स्वरों की मात्राएं नीचे लगती है, मतलब शिरोरेखा के ऊपर नहीं होती, तो वहां पर तो हम चंद्र बिंदु का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसका करते हैं, चंद्र बिंदु का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन वो स्वर जब क्या होता है कि इस स्वर की भी मात्रा आ जाए और उसके साथ साथ चंद्र बिंदु भी, अब देख रहे हो आप कितना अजीब लग रहा है ये, ऐसे ये ठीक लग रहा है, ये ठीक लग रहा है, ये ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है। आप लेकिन आप इसको देखो, इसकी भी क्या है, मात्रा बनती है, ऐसे ऐसे करके आपकी मात्रा बनती है, इसकी ऐसे करके मात्रा बनती है, ये नीचे लगती है, ये भी नीचे लगती है, ये बराबर में लगती है, ये बराबर में लगती है, और तो स्वर मिला हुआ ही होता है। लेकिन इनकी मात्रा कहाँ आती है, ऊपर आती है, और इसकी मात्रा भी ऊपर आएगी, इन दोनों, इन चारों की मात्राएं भी ऊपर आएंगी। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं बेटा, मान लो हमने कोई शब्द लिखा इसी तरह का, तो देखिए इसमें क्या है, इसमें तो कुछ नहीं हो रहा, मानो मैंने लिया घूंघट, घूंघट, आप ऐसे ही लिखते हो, चंद्र बिंदु लगाते हो, क्यों लगाई आपने चंद्र बिंदु, क्योंकि ऊपर कोई अन्य मात्रा नहीं है। और देखो ऊ क्या है, ऊ तो आपका स्वर है, लेकिन ऊ का क्या कर दिया गया, जैसे मैंने बताया कि स्वर का उच्चारण मुख के साथ साथ नाक से हो गया, तो हमने किसका प्रयोग किया, जब ऊ का हमने ऊ कर दिया तो हमने किसका प्रयोग किया, चंद्र बिंदु का, अर्थात ये अनुनासिका है। लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया कि चंद्र बिंदु के स्थान पर कभी कभी बिंदु का प्रयोग भी होता है। वो क्यों होता है बेटा, वो होता है स्थान अभाव के कारण। किसके कारण होता है, चंद्र बिंदु के स्थान पर, चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु का प्रयोग, किसके कारण, स्थान अभाव के कारण, स्थान अभाव के कारण होता है। देखिए जैसे मैंने शब्द लिया मैं, अब आपको क्या लग रहा होगा बेटा इसको देखकर कि ये तो बिंदु है, अंग है, नहीं, इसका उच्चारण करके देखो जरा, ए है, इसी की मात्रा है, ऐनक, जैसे आप बोलते हो ऐनक, ए हो गया, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, मैं, ए हो रहा है, ए कहाँ है, इसमें कोई भी व्यंजन या अंग कहाँ है, नहीं आ रहा ना कहीं भी, इसका मतलब ये अनुनासिका है। स्वर जो है थोड़ा सा नाक से बोला जाएगा, बिल्कुल हल्का सा नाक से, ये हो गया ए। तो आपको देखने में बिंदु लग रही है, लेकिन बेटा इसका रियल जो इसका वास्तविक स्वरूप है वो है ये चंद्र, अनुनासिक में। लेकिन चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु का प्रयोग किया जाता है, क्यों, स्थान अभाव के कारण। जब जिन स्वरों की मात्राएं ऊपर लगती हैं, शिरोरेखा के ऊपर लगती हैं, तो क्या होता है, वहां पर स्थान का अभाव हो गया। अब देखो कैसे अजीब लग रहा है, थोड़ा गंदा सा लग रहा है, तो इसलिए ये नियम बना दिया गया कि जिस स्वर की मात्रा ऊपर लगेगी शिरोरेखा के, तो वहां पर हम रहेगी तो चित्र बिंदु ही, लेकिन उसका क्या करेंगे, उसका लिखित स्वरूप बदल देंगे, वहां पर हम बिंदु लगा देंगे। तो देखो इसके स्थान पर इसकी ऊपर लगती है, इसकी ऊपर लगती है, इसकी भी ऊपर लगती है, इसकी भी ऊपर लगती है, इन दोनों की भी ऊपर लगती है, 1 2 3 4 5 6, जहां ये 6 स्वर आते हैं, जब इनका प्रयोग किया जाता है, तो अगर इन स्वरों का हम प्रयोग कर रहे हैं और इस स्वर का उच्चारण हल्का सा मुख के साथ साथ नाक से हो रहा है, तो ये अनुनासिका में चले गए, तो इसके लिए हम क्या चिन्ह प्रयोग करेंगे, चंद्र बिंदु। लेकिन जब इन मात्राओं वाला, इन स्वरों की मात्राओं वाला शब्द होगा, तो वहां पर चंद्र बिंदु ना लगाकर बिंदु लगाएंगे। और कोई आपसे पूछे तो कारण क्या है, स्थान अभाव के कारण। और शब्द लेती हूँ, जैसे मैं कहूँ गोंद, अब बेटा उच्चारण से ही इनको पहचान पाओगे। अब देखो
गोंद, ग ओ हो रहा है आपका। अब ओ में बताओ कहीं कोई आ रहा है, अंग आ रहा है? ओंग तो नहीं है ना, न भी नहीं है, माँ भी नहीं, कोई व्यंजन भी नहीं है, पंचम वर्ण भी नहीं है कोई हमारा। गोंद हमें पता चल रहा है ओ हमारा स्वर है और उसको थोड़ा सा नाक से बोला जा रहा है, ओ कर दिया गया। तो आपको जाहिर है कि यहाँ पर कि इसका जो वास्तविक स्वरूप है वो क्या है, गोंद ऐसे है। लेकिन ये नियम है कि जब शिरोरेखा को ऊपर किसी अन्य स्वर की मात्रा आए तो अनुनासिका को बिंदु के चंद्र बिंदु के रूप में न लिखकर बिंदु के रूप में लिखा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए गोंद लिखकर बताइए ये जो लगा हुआ है बिंदु ये क्या है, अनुस्वार है या अनुनासिका है? तो अभी हमने अनुनासिका के बारे में जाना, अनुस्वार के बारे में भी अभी हम पढ़ रहे हैं। पहले हम अनुनासिका को अच्छे से समझ लेते हैं। तो बेटा ध्यान रखना, फिर से मेरी बात समझो, छोटी सी बात यहाँ पर समझनी है। ये तो आपको पता चल गया कि चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु का प्रयोग कब करते हैं, जब शिरोरेखा के ऊपर किसी स्वर की मात्रा हो और तो स्थान अभाव के कारण हम चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये है क्या अनुनासिका, जब स्वरों को मुख से उच्चरित करने के साथ साथ हल्का सा नाक से भी उच्चरित किया जाता है तो उनको हम अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, जैसे अ ना होकर अ हो गया, आ ना होकर आ हो गया, ई ना होकर ई हो गया, ऊ ना होकर ऊ हो गया, ऊ री ए ओ ऐसे हो गए। गोंद, मैं, है में भी देखो है ए, ठीक है ना, है में भी देखो आप, है जब बहुवचन उसका हम लेते हैं, ये है वास्तविक रूप में। ठीक है बेटा, लेकिन व्याकरण के नियम से गलत होगा लिखना, आप ऐसे इसको लिख नहीं सकते हो। लिखोगे कैसे, ऐसे, क्योंकि व्याकरण में इसका नियम बनाया गया है स्थान अभाव के कारण इसको ऐसे हम लिखते हैं। चलिए बेटा, जैसे अभी अनुनासिका के बारे में जाना हमने, अब जानते हैं हम अनुस्वार क्या होते हैं। देखिए बेटा, जो हमारी वर्णमाला है, वर्णमाला में जो स्वर आते हैं, स्वरों के बाद दो अयोग वहां आते हैं। स्वरों के बाद क्या आते हैं हमारे, दो अयोग वहां आते हैं। पहले तो आते हैं आपके 11 स्वर, वर्णमाला में 11 स्वर, उसके बाद दो अयोग वहां आते हैं। इनको अयोग वहां क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अ के योग से बनते हैं। अ के योग से मतलब कैसे, देखो समझो जरा, आ के ऊपर एक बिंदु लगा दी तो अंग बन गया, और आ के पीछे दो बिंदु लगा दी तो अह बन गया, जिसको आपके इसको क्या कहते हो, अंग। ये अंग ही अनुस्वार है, इस अंग को ही अनुस्वार कहा जाता है। और ये अह क्या होता है आपका, विसर्ग होता है। ठीक है, इसके जो दो बिंदु हैं इनको विसर्ग कहा जाता है। और जिसका उच्चारण किसकी तरह से होता है, ह की तरह से। ध्वनि कैसे निकलती है, ह ध्वनि निकलती है, जैसे प्रातः, जैसे प्रातः। चलिए, ये तो हमारा अलग टॉपिक है, हम बात करते हैं अंग के अनुस्वार। तो आपके वर्णमाला में स्वरों के पश्चात दो अयोग वहां आते हैं, उनमें से जो अंग है उसी को अनुस्वार कहा जाता है। बेटा, इसका उच्चारण नाक से होता है। इसका उच्चारण किससे होता है, नाक से होता है। अंग किससे हुआ, अंग। पूर्ण रूप से नाक से करोगे आप, मुख से बोलना शुरू करो, पूर्ण रूप से नाक से करोगे। लेकिन अनुनासिका में क्या था, बोले मुख से ही जाते थे, लेकिन थोड़ी सी ध्वनि नाक से जो है निकलती थी। ठीक है, लेकिन उनका तो उच्चारण ही नाक से होता है, अंग को ही अनुस्वार कहते हैं। लेकिन देखिए, ये जो अंग बिंदु है ना, ये बिंदु अंग अनुस्वार हो गया आपका। अंग क्या है, अनुस्वार है। ठीक है, लेकिन आप क्या देखोगे कि ये जो बिंदु है इसकी मात्रा क्या होती है, ये। और जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि अनुनासिका में भी हमने क्या किया था, चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु का प्रयोग किया था, यही बिंदु है। अब ये बिंदु जो है, आप ध्यान देना बेटा, ये बिंदु पहले तो कहाँ प्रयोग हुई, चंद्र बिंदु के स्थान पर, कि चंद्र बिंदु ना लगाकर बिंदु लगा दी गई। दूसरी जगह कहाँ प्रयोग हुई, अनुस्वार, अंग अनुस्वार के रूप में। अंग अनुस्वार के रूप में। ये किस कारण लगा, स्थानाभाव के कारण, स्थानाभाव के कारण ये हो गया। तीसरा देखिए आपका कहाँ होता है, एक पंचम वर्ण का नियम होता है। इस अनुस्वार का पंचम वर्ण का नियम होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जितने भी हमारे स्पर्श व्यंजन हैं, हमारे जो 25 स्पर्श व्यंजन है, बेटा मेरी बातों को समझना अच्छे से। 25 जो स्पर्श व्यंजन है, एक तो क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंग, च,
ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये हमारे 25 स्पर्श व्यंजन है। बेटा समझना मेरी बात को ध्यान से। इसमें क्या है, पंचम अक्षर का नियम क्या है, अंग अनुस्वार के रूप में तो प्रयोग होता ही होता है और स्थान अभाव के कारण अनुनासिका के स्थान पर भी प्रयोग होता है। लेकिन ये तो हमारे स्वर है, अनुनासिका क्या, ये तो स्वर होते हैं। लेकिन अनुस्वार को बनता तो ये अयोगवाह से ही है। अयोगवाह अंग को ही अनुस्वार के रूप में जो प्रदर्शित किया जाता है, कहा जाता है। लेकिन इसी अनुस्वार का प्रयोग हम पंचम वर्ण के स्थान पर भी करते हैं, इसीलिए इस अनुस्वार को व्यंजन में काउंट किया जाता है। इसकी गिनती कहां पर होती है, व्यंजन में होती है। अब पंचम वर्ण के स्थान पर कैसे करते हैं हम इसका प्रयोग, मतलब कहीं कहीं हम पंचम वर्ण के स्थान पर पंचम वर्ण ना लिखकर इस बिंदु का प्रयोग करते हैं, इस अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं बेटा, ये देखना। पहले आप अंग अनुस्वार के रूप में देख लो। जैसे मैंने लिखा, देखेंगे आप ध्यान से, मैंने लिखा अंक, मैंने लिखा अंक, अंक, सीधी सी बात है, ठीक है। ये अंग है और अंग के बाद ये क आपका व्यंजन है, अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है क्लियरली। लेकिन मैंने लिखा गंगा, आप देखो ये तो अंग, अंग क्लियर बोल रहा था ना, अंग। लेकिन यहाँ पर देखो, ध्यान देना बेटा, गंग गंग अंगा, अंगा गंगा, क्या बोल रहा है, क ख ग घ अंगा, ये बोल रहा है। अब आपने देखा भी होगा बेटा, कहीं कहीं ऐसे लिखा होता है, आपने देखा होगा ऐसे लिखा होता है। तो आप देख रहे हो, अंग अनुस्वार के रूप में भी प्रयोग हुआ और पंचम वर्ण के स्थान पर भी हमने क्या किया, इस अनुस्वार का प्रयोग किया। इसी में एक नियम आता है इसका, ये पंचमाक्षर का नियम, ठीक है, पंचम वर्ण का नियम जिसे हम कहते हैं। लेकिन क्यों किया ऐसा, ठीक है, तो यहां पर क्या है कि जो पंचम वर्ण होते हैं कहीं पर तो अपने रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, ये एज इट इज, ठीक है। जैसे मैं लिख दूं पुण्य, अब देखिए पुण्य में तो आपने नहीं किया, पुण्य में तो आपने नहीं किया कि ऐसे कर दे, गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन गंगा में ये सही है, ऐसे हम नहीं लिखते हैं, पुण्य में ये सही है। तो देख रहे हो, अंग अनुस्वार का पंचम वर्ण का नियम क्या है, कहीं पर अंग अनुस्वार के रूप में और कहीं पर पंचम वर्ण अपने मूल रूप में आता है, ठीक है। लेकिन क्यों है ऐसा, देखिए बेटा समझना इस बात को ध्यान से कि कब ऐसा, बेटा छोटे छोटे से नियम है, ध्यान में रखोगे तो बहुत अच्छे से बड़े क्लियर तरीके से समझ में आता है। अनुस्वार अनुनासिका कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इनमें। देखिए बेटा, गंगा में और पुण्य, गंगा में अंग के रूप में क्यों प्रयोग किया गया, पुण्य में अपने मूल रूप में क्यों प्रयोग किया गया, ये आपको समझना है। देखिए ये पंचमाक्षर का नियम है कि जब अनुस्वार के बाद, जब पंचम वर्ण की ध्वनि के बाद, ठीक है, जब हम कोई पंचम वर्ण की ध्वनि आ रही है और उस ध्वनि के बाद उसी वर्ग का कोई अन्य वर्ण आता है, कोई अन्य वर्ण, मतलब अंगा ध्वनि आने के बाद का आ जाओ, खा आ जाओ, गा आ जाओ, घा आ जाओ, चारों में से कोई भी आ जाओ, तो ये जो पंचम वर्ण है अपने मूल रूप में प्रयोग ना होकर अनुस्वार के रूप में प्रयोग किया जाएगा। देखिए गंगा में, देखिए गंगा, ग आ गया ना, और ग अंगा इसी वर्ग का है, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको अनुस्वार के रूप में लिखा। तो बेटा देखा आपने, पंचमाक्षर के रूप में भी प्रयोग किया गया। अब हम यहाँ कुछ नियम देख लेते हैं अनुस्वार के कौन कौन से नियम है। अनुस्वार अंग जो है वो किस किस रूप में प्रयोग होता है। पहले तो अपने मूल रूप में हो गया, अंग अपने मूल रूप में प्रयोग होता है। दूसरा, यदि पंचम वर्ण के पश्चात उसी वर्ग का कोई अन्य वर्ण आए, प्रयोग किया जाए, तो अंग का, ये बिंदु के रूप में अंग अनुस्वार का प्रयोग किया, वहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा, अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगा। किसके स्थान पर, पंचम वर्ण के स्थान पर, पंचम वर्ण के स्थान पर
पंचम वर्ण का रूप परिवर्तित कर दिया जाएगा। इसका एक उदाहरण ले लेते हैं, अंक। इसका अभी जैसे मैंने लिया था, इसका उदाहरण हम कोई भी लेते हैं पंचम वर्ण वाला, गंगा। ठीक है, और देखिए अब नेक्स्ट लेते हैं इसमें थर्ड। अब इसके इसके कुछ नियम है बेटा। जब पंचम वर्ण के पश्चात उसी वर्ग का कोई वर्ण आ जाए तो हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे, और यदि पंचम वर्ण के पश्चात कोई उसी वर्ग का कोई अन्य वर्ण ना आए, ठीक है, उसी वर्ग का वर्ण ना आए, उसी वर्ग का वर्ण ना आए, किसके बाद? पंचम वर्ण के पश्चात। मैं इसको ठीक कर देती हूँ भी। पंचम वर्ण के बाद उसी वर्ग का वर्ण न आए तो पंचम वर्ण किस प्रकार से प्रयोग होंगे? पंचम वर्ण मूल रूप में प्रयोग होंगे, अपने मूल रूप में। ठीक है, जैसे पुण्य। ठीक है, अब बेटा चौथे की बात करते हैं। बेटा देखो, हमें यह समझना है कहां पर पंचम वर्ण अनुस्वार अपने मूल रूप में तो प्रयोग होगा ही होगा, कहां पर अनुस्वार के स्थान, अनुस्वार पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार लगाना है, और कहां पर पंचम वर्ण अपने मूल रूप में आएगा। और ठीक है, ये हमें जानना है। तो जब पंचम वर्ण के पश्चात उसी वर्ग का वर्ण ना आए तो हम उसको मूल रूप में प्रयोग करते हैं। और द्वित्व व्यंजन, जिनको आप जानते हैं, जिनको हम कहते हैं द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन का मतलब समझते हो? जब एक ही व्यंजन दो बार आए, जैसे पत्ता, प आदत ता। ठीक है, तो ऐसे स्थान पर भी हम क्या करेंगे? हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं करेंगे, उसी मूल जो हमारा व्यंजन है उसी का करेंगे। तो इसका उदाहरण मैं ले लेती हूँ, जैसे सम्मान। अब देखो, अगर हम यहाँ देखें तो आप कहोगे मैम आपने तो कहा था कि अगर पंचम इसके जैसे सम्मान पंचम वर्ण है म, प प व म, अगर उसके बाद उसी वर्ग का कोई वर्ण आ जाए तो ये अनुस्वार के रूप में प्रयोग होगा। हाँ होगा, लेकिन यहाँ पर क्या ध्यान रखना, जब द्वित्व व्यंजन हो, देखिए पंचम वर्ण आ रहा है, पंचम वर्ण के बाद पंचम वर्ण ही आ रहा है, तो ऐसे में हम उस व्यंजन को उसके मूल रूप में ही लिखेंगे, अनुस्वार के रूप में नहीं लिखेंगे। हम इसको सम्मान नहीं करेंगे, ये हो जाएगा आपका गलत। ठीक है बेटा, सम्मान हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं पांचवें नियम की तरफ। देखिए बेटा, जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन अर्थात जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख, जो वायु क्या है, मुख के अंदर ही स्थित रह जाती है, ये कौन कौन से होते हैं हमारे अंतस्थ? अगर हम ले य, र, ल, व, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है, और इसी में हमारे हैं ऊष्म व्यंजन। बेटा ध्यान से सुनना, ऊष्म व्यंजन श, स, श, श, स, ह। देखो बेटा, समझना है, जब अंतस्थ व्यंजन हो और ऊष्म व्यंजन हो और इनसे पूर्व अनुस्वार आए, इनसे पूर्व अंग अनुस्वार आए, तो वो अपने मूल रूप में ही प्रयोग होगा। जैसे मैंने लिया संरचना, संरचना, तो आप क्या देख रहे हो? स और र, रा से पूर्व आ रहा है, ठीक है, रा से पूर्व आ रहा है, और इससे अनुस्वार से पूर्व भी सा है। बेटा दोनों चीज ध्यान रखनी है, किसी अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन से पूर्व अनुस्वार आए और या उसके बाद, मतलब यहाँ पर दोनों जगह ही क्या होना चाहिए? ऊष्म और अंतस्थ व्यंजन होने चाहिए। ये दोनों वर्ण जो है हमारे ऊष्म व्यंजन है और अंतस्थ व्यंजन है, तो इनके मिडल में यहाँ पर इन दो, इससे पूर्व और इसके बाद जो प्रयोग होगा वो अनुस्वार ही प्रयोग होगा। ठीक है, और ले लेते हैं हम इस तरह से। देखिए ये समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे जैसे थर्ड नियम में पढ़ा था कि जहां पर पंचम वर्ण के पश्चात, अनुस्वार के पश्चात कोई भी पंचम वर्ण है, यहाँ पंचम वर्ण को हमने अनुस्वार के रूप में प्रयोग किया और उसके बाद उसी वर्ग का वर्ण नहीं आता है, तो हम उसको किसके रूप में प्रयोग करते हैं? मूल रूप में। जैसे मैंने पुण्य की बात की थी, पुण्य की बात की थी, तो यहाँ पर यह है, तो ये अपने मूल रूप में प्रयोग हो रहा है। लेकिन आप क्या देख रहे हो बेटा, यहाँ अभी यहाँ मैंने कहा यहाँ भी यह है, लेकिन कहा यहाँ दोनों में कोई सा भी हो, दो अंतस्थ व्यंजन हो जाए, दो ऊष्म व्यंजन हो जाए, तो इनके मिडल में जो प्रयोग होगा वो आपका अनुस्वार ही होगा। लेकिन अगर पंचम वर्ण के पश्चात केवल य, र, य, र,
ल, व, इन चारों में से कोई आ जाए, मतलब पहले पंचम वर्ण आ जाए और उसके बाद या आ जाए, र आ जाए, ल आ जाए, व आ जाए, तो वो पंचम वर्ण अनुस्वार के रूप में प्रयोग ना होकर अपने मूल रूप में प्रयोग होगा, जो हमने तीसरे नियम में जाना। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जब पंचम वर्ण के पश्चात उसी वर्ग का कोई अन्य वर्ण ना आए तो पंचम वर्ण अपने मूल रूप में ही प्रयोग होता है। ठीक है, और यहां पर क्या है, देखो दोनों ही अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन कोई सा भी होना चाहिए, दोनों, एक नहीं। ठीक है, और मुख्य रूप से इसमें क्या, ये चारों होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया, मैं कन्हैया ले लेती हूँ, आप बताएंगे कन्हैया कौन सा सही है? ये वाला सही है। क्यों सही है? इसमें है रह गया बेटा, हाँ भी आता है इसमें, यार अलावा हाँ, ये आते हैं हमारे। ठीक है, ये 5 हमारे वर्ण इसमें आते हैं। देखिए अब न के बाद क्या है, न के बाद ह का प्रयोग है। ये पांचों हाईलाइट रखना है, इनको ध्यान में रखना है। इन पांचों से पहले अगर पंचम वर्ण आ रहा है, इन पांचों से पहले अगर पंचम वर्ण आ रहा है तो वो पंचम वर्ण अपने मूल रूप में ही प्रयोग होगा। जैसे इसमें आया य, इसमें आया य, ह, तो आपने क्या किया, ना को ना के रूप में लिखा, अण को अण के रूप में लिखा। ठीक है, लेकिन जब पंचम वर्ण से पूर्व और पंचम वर्ण के बाद, दोनों स्थिति ऐसी, कौन सा पंचम वर्ण, सॉरी पंचम वर्ण नहीं, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, इन दोनों के बाद, ये दोनों यहाँ, ये क्या है आपका ऊष्म व्यंजन है, ये क्या अंतस्थ व्यंजन है, इन दोनों के मिडल में, तो आप कह सकते हो कि अंतस्थ व्यंजन से पूर्व और ऊष्म व्यंजन के बाद, इन दोनों के बीच जो प्रयोग किया जाएगा वो आपका अनुस्वारी प्रयोग किया जाएगा।